इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाअल्लाह इस बार भी उठेगा। कितने पत्थर फेंकोगे? घर का पत्थर पत्थर टूटेगा। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। हिंसा की कितनी साजिश करोगे? घर से ईंट ईंट जुदा होगी। कल यहां पर 2 मंजिला आलीशान मकान था, लेकिन अब मलबे का ढेर है। हिंसा का प्रयोग, पूरा घर जमींदोज। न हिस्ट्री शीटर बचेगा, न अटाला का गैंग। शाह आलम जो कि AIMIM का जिलाध्यक्ष है, उसकी भूमिका भी पुलिस मानकर चल रही है। पुलिस की विवेचना में ये बात सामने आई है। ये तो बस झांकी है, बुलडोजर की पूरी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत और शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि वक्त है धाकड़ एक्सक्लूसिव खबरों का। यानी वो खबरें जो आज धाकड़ भी रही और एक्सक्लूसिव भी। और इस खास शो में मैं हूं आपके साथ नैना और मेरे साथी अंकित त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर से। 10 जून में प्रयागराज में जो हिंसा हुई, उसमें जो लोग शामिल हुए वो शायद इस बात को भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शायद वो सलमान खान की फिल्म की तरह इंस्टेंट जस्टिस वाली सिचुएशन चल रही है। बुलडोजर सीधे आपके घर पे आता है, जिन जिन की तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है नैना, जो पत्थरबाजी या दंगाई कैद होते हैं पुलिस के कैमरे में। बिल्कुल अंकित, लेकिन शायद ये दंगाई ये भूल गए कि भाई ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो दंगा करता है उसका हश्र क्या होता है। वो तस्वीरें कल प्रयागराज से आई, उससे स्पष्ट हो जाता है और उससे ये स्पष्ट हो गया कि 48 घंटों के अंदर ही हिंसा के जो मास्टरमाइंड थे, हिंसा में जो लोग शामिल थे, कैसे उन पर कार्रवाई की गई। चाहे बात जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की हो या फिर सहारनपुर में जो हुआ उस पर हुई कार्रवाई को लेकर तमाम जो तस्वीरें सामने आई वो भी इस बात की तस्दीक करती है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कल तक इन बिखरे हुए मलबों की जगह एक आलीशान और शानदार मकान हुआ करता था, लेकिन अब यहां धूल उड़ रही है। चारों तरफ पत्थर और मलबे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई भूकंप आया। प्रयागराज के करौली इलाके में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का यह घर हुआ करता था, लेकिन अब उसके कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। रविवार सुबह 11 बजे तक जावेद का यह 2 मंजिला घर दूर से ही नजर आता था। घर बाहर से देखने में काफी सुंदर लगता था, लेकिन 4 घंटों के अंदर ही जावेद के घर का हाल क्या से क्या हो गया। मकान की ना तो छत बची है, ना ही दीवार। घर की एक एक ईंट एक दूसरे से अलग हो चुकी है। दावा है कि जावेद ने इसी घर में बैठकर प्रयागराज में हिंसा की प्लानिंग की थी। चंद रोज पहले प्रयागराज के जेके आशियाना के एक घर में एक बैठक रखी गई थी। बैठक में 10 जून को जो बवाल पहले से प्रायोजित था उसकी तैयारी की जानी थी। ये वही जगह है। कल यहां पर 2 मंजिला आलीशान मकान था, लेकिन अब मलबे का ढेर है। पीडीए ने 4 घंटे का कार्रवाई के बाद इस मकान को जमींदोज कर दिया है।
मलबा पड़ा हुआ है, 2 मंजिल मकान था, 3 जेसीबी लगाए गए थे और जो पूरा इलाका है उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जो आसपास के घरों के लोग हैं उन्हें कहा गया था कि घरों में अंदर ही रहें। ऊपर पुलिस डिप्लोमेंट किया गया था ताकि कोई गली में लोग इकट्ठे ना हो, छतों पर लोग इकट्ठे ना हो, ताकि अनहोनी के हालातों से बचा जा सके। इस मकान को गिराने का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। जावेद मोहम्मद के वकील का आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से मकान को गिराया है। दावा है कि जिस मकान पर रविवार को पीला पंजा चला है वो जावेद के नाम पर नहीं बल्कि उसकी बेगम परवीन फातिमा के नाम पर था और परवीन फातिमा को यह मकान अपने पिता से गिफ्ट में मिला था। जिस मकान को उन्होंने गिराया वो जावेद मोहम्मद का मकान नहीं है, वो परवीन फातिमा का मकान है जिनको उनके पिता ने उनके विवाह के पूर्व उन्हें गिफ्ट किया था। और प्रॉपर्टी के कानून के हिसाब से परवीन फातिमा के मकान में जावेद मोहम्मद की कोई हिस्सेदारी नहीं। उनके पति हैं लेकिन उस मकान में उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। जावेद मोहम्मद ही वो शख्स है जिसे प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप ने पूरी साजिश रची। वैसे इस साजिश में उसके साथ कई लोगों के शामिल होने का भी शक है और अब गैंग्स ऑफ अटाला पर एक्शन की तैयारी हो रही है। पुलिस की जांच में अटाला में हुए बवाल में AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम की भी भूमिका पाई गई है। उस पर शक इसीलिए भी गहरा गया है क्योंकि वो अपने बंगले पर ताला बंद करके फरार है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता मनीष यादव ने अटाला इलाके में शाह आलम के ठिकाने को ढूंढ निकाला। शाह आलम जो कि AIMIM का जिलाध्यक्ष है उसकी भूमिका भी पुलिस मानकर चल रही है। पुलिस की विवेचना में ये बात सामने आई है। शाह आलम का घर जावेद अहमद के घर के ठीक पीछे है। देखेंगे इस पर ताला लगा हुआ है। बीते 2 दिन से यहां से शाह आलम और उसका परिवार चला गया है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उस तक पहुंचने की। बीते शुक्रवार को शहर में हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोपी बनाए गए शाह आलम के अलावा कई और नाम साजिशकर्ताओं में शामिल हैं। इनमें करैली इलाके का पार्षद फजल, जीशान रहमानी और आशीष मित्तल ये कुछ नाम हैं। ये सभी फिलहाल अपने अपने घरों से फरार चल रहे हैं। शाह आलम के अलावा जो करेला बाग है वहां के पार्षद फजल की भी तलाश की जा रही है। फजल की भी भूमिका इस पूरे मामले में है। फजल एक बार CA-NRC प्रोटेस्ट के दौरान कुछ सामग्री जो कि आपत्तिजनक थी वो बांटने के जुर्म में राजद्रोह का उस पर आरोप लगा था। FIR हुई थी, उसे जेल जाना पड़ा था, उसकी भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा एक शख्स जीशान है, उसकी भी बहुत अहम भूमिका इस पूरे मामले में है। प्रयागराज में जावेद के मकान के बाद अब बारी कुछ आरोपियों के घर की है। पुलिस और प्रशासन ने ऐसे 37 आरोपियों के घरों की पहचान कर ली है। अटाला इलाके में रहने वाले आरोपियों के घर अगले कुछ दिनों में बुलडोजर गरजेगा। मनीष यादव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ नव भारत। नैना, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां का प्रशासन प्रयागराज में खास तौर पर अब जो फोकस कर रहा है वो एक हिस्ट्री शीटर पे कर रहा है कि इलाका है अटाला जो उनके रडार पर है। बिल्कुल। और 10 जून को दरअसल जो हिंसा हुई उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बातें इस दौरान सामने आई, कई चेहरे इस दौरान सामने आए जिन पर अब पुलिस की ये कहा जाए कि सुई जा टिकी है। पुलिस के अनुसार पान, मिठाई और कबाब की जो दुकानें थी वहां पर वो लोग हिंसा में शामिल थे। अपने आप में बड़ा खुलासा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज हिंसा के पीछे हिस्ट्री शीटर का हाथ।
इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इस बार बाहर से लोग आए थे। खास तौर पर दारुल उलूम के गरीब नवाज मदरसा जो कि मिर्जा गालिब रोड पर है, यहाँ से छात्र वहां पहुंचे थे। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर इन छात्रों को वहां तक कौन लेके गया, किसके कहने पर ये छात्र वहां पहुंचे। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बताया जा रहा है कि वो इसी मदरसे के थे। सवाल है कि आखिर कौन था जिसने मदरसे के नाबालिग बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया। सवाल तो ये भी है कि क्या प्रयागराज में हिंसा फैलाने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी दावा है कि प्रयागराज में जुमे की नमाज के लिए बाहरी भीड़ जुटाई गई थी और उन्हें रुपए भी दिए गए थे। फुल्दाबाद पुलिस की जांच में एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस पर हमला, पथराव और आगजनी करने वालों में अटाला और उसके आसपास के क्षेत्रों के कई दुकानदार भी शामिल थे, जिनमें कोई पान की दुकान चलाता था, कोई मिठाई की दुकान लगाता था, किसी की साइकिल पंक्चर की दुकान थी, तो कुछ आरोपी कबाब बेचने का भी काम करते थे। पुलिस ने अटाला इलाके के दुकानदारों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज हिंसा के आरोपों में मस्जिद के इमाम अहमद अली को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी राजद्रोह का आरोपी रहा है। इमाम अहमद अली ने देश विरोधी पर्चे बांटे थे। मनीष यादव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अंकित, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है और खास तौर से जो लोग सामने आ रहे हैं वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाते हैं। खास तौर से अगर यूपी और रांची में जो हुआ उसका भी कनेक्शन एक तरह से सामने आ चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब थोड़ा फोकस रांची के ऊपर करते हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उस पर हमारी एक एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ ही अगली जो रिपोर्ट है वो आपको बताएगी कि किस तरीके से 60 से 80 गोलियां वहां पर एक भारी भीड़ ने चलाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पुलिस वालों को उस पूरे हमले में मारा जा सकता। बिल्कुल, और पुलिस वालों पर भी एक तरह से हमला हुआ। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कितने पुलिसकर्मियों की जान जा सकती थी। रांची दंगों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर में अंकित 8 से 10 हजार लोगों के वहां पर उपद्रवों में शामिल होने की बात कही गई। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें दंगा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। मंदिरों को टारगेट किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे फायर मारिए। AK-47 से हुड़दंगियों पर निशाना, इंसास राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग, भीड़ पर सीधे पिस्टल से गोलीबारी। पुलिस ने 3 घंटे में कई राउंड फायरिंग की, कुछ हवा में, कुछ सीधे बवालियों की भीड़ पर। आरोप लगे कि विरोध प्रदर्शन और पत्थर के जवाब में पुलिस ने सीधे भीड़ पर गोलियां दाग दी। लेकिन अब पुलिस की पड़ताल में यह साफ हो रहा है कि गोली पत्थर नहीं बल्कि गोली के जवाब में दागी गई। 60 घंटे की तफ्तीश और हिंसा के वीडियो को खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। हिंसा में शामिल भीड़ की तरफ से 60 से 80 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। कह सकते हैं कि अगर बवालियों का निशाना न चूकता तो कम से कम 5 दर्जन पुलिस वालों के साथ कुछ भी हो सकता था। 10 जून को रांची में हिंसा हुई थी और उसके बाद आज 13 जून है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। एफएसएल की टीम भी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब ये खबर बड़ी सामने आई है। जांच में ये पता चला है, एफआईआर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि हंगामा करने वालों की तरफ से कम 80 राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने अपने बचाव में पहले हवाई फायरिंग किए, लेकिन जब हंगामा करने वाले दंगाई सीधे पुलिस पर हमला कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। यानी हुड़दंग में शामिल असामाजिक तत्व के निशाने पर पुलिस वाले थे। पुलिस पर 60 राउंड फायरिंग का सीधा मतलब जानी नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश मानी जा रही है। समझना मुश्किल नहीं है कि रांची पुलिस ने जवाब में क्यों गोली चलाई। रांची मेन रोड में पथराव और गोलीबारी के मामले में 3 थानों में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
साजिश का खेल बेनकाब हो रहा है। बताया गया कि शुक्रवार की नमाज के तुरंत बाद 8 से 10 हजार की भीड़ रांची मेन रोड पर निकल आई। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की गई, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। धार्मिक भावना भड़काने के लिए मंदिरों पर पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया। जिस चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वही चौराहा है जहां से हंगामे की शुरुआत हुई थी, जहां से उपद्रवियों ने उपद्रव किया था। ये वो चौराहा है और ये वो मंदिर है जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर जोरदार पथराव हुआ और जितने भी दंगाई यहां पर आए, जितने भी हुड़दंगी यहां पर आए, उन सबकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। और कैद कहाँ हो गई हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा ये है और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। तो एक सीसीटीवी कैमरा ये है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये 3 सीसीटीवी कैमरा हैं जिनमें एक एक तस्वीर हंगामा करने वालों की कैद हुई है। इसके अलावा अगर इस तरफ से भी अगर कुछ हुआ है तो यहां पर ये 2 कैमरे और लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जिनमें हर एक तस्वीर, हर एक चेहरा कैद हुआ है। पुलिस पर आरोप है कि रांची पुलिस ने जानबूझकर और जल्दबाजी में राइफलों का मुंह सीधे भीड़ की तरफ खोल दिया। लेकिन पुलिस की एफआईआर और चश्मदीदों के बयान से ये साफ हो गया है कि पुलिस ने गोली मजबूरी और आत्मरक्षा में चलाई। एफआईआर में ये सब दर्ज है। बिना अनुमति के एकरा मस्जिद के पास से जुलूस निकाला गया। पुलिस कर्मियों ने उर्दू लाइब्रेरी के पास जुलूस को रोका, पर प्रदर्शनकारी धक्का देकर आगे बढ़ गए। इसके बाद फिर टैक्सी स्टैंड के पास भीड़ को रोका गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, पत्थरबाजी हुई और इस अफरा तफरी के बीच पुलिस पर गोली चलाई गई। डीएसपी साहब और मेरे बहुत सारे जो हैं ऑफिसर्स, कांस्टेबल भी इंजर्ड हुए थे। एक बड़ा बोल्डर मेरे सर के ऊपर गिरा था जब हम इंस्टीट्यूट मार्च कर रहे थे कल। जो स्थिति अचानक बिगड़ी, ये बेसिकली कुछ प्रोवेक्टिव लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने बुजुर्ग की बात मानने को तैयार नहीं थे। मोस्टली यंगस्टर्स थे, जो हेडलेस था, फेसलेस था। तो अब हमारी बारी है लोग ट्रैक करना, कितने खतरनाक, कितने बदमाश हैं। आई विल आइडेंटिफाई देम, विल टेक प्रॉपर एक्शन। पुलिस के पास पक्के सबूत है कि हिंसा की साजिश पहले से तय थी। सवाल उठता है कि 8000 की भीड़ एक जगह कैसे जुट गई। मुस्लिम बहुल वाले डेली मार्केट का बंद रहना क्या सिर्फ इत्तेफाक था? पत्थर और ईंटों का जखीरा कहां से लाया गया? पुलिस पर 60 राउंड गोली किसने चलाई? जब इतने सबूत एक साथ हैं, तो क्यों नहीं माना जाए कि हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? निशाने पर पुलिस वाले ही थे। रांची से हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कुल मिलाके एक व्यक्ति की पुलिस की सीधी गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस जो भी दावे कर रही है, जो सबूत जुटा रही है, उसको अदालत में पुख्ता तरीके से इस केस को प्रूव करना होगा। तभी ये साजिश, अगर इसके पीछे जो भी लोग हैं वो बेनकाब हो पाएंगे। आगे बढ़ के बात भी करते हैं नैना, क्योंकि रांची में फिलहाल कर्फ्यू तो हटा लिया गया है, इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है, लेकिन जो डर का माहौल है और जो कहीं ना कहीं ये माहौल है कि दोबारा दंगा भड़क ना जाए, इस तरीके की चीजें अभी पूरी तरह से सामान्य हुई नहीं है। बिल्कुल। और अंकित, सबसे खास बात यह कि जो एक पूरा एक प्लान और एक पैटर्न अगर इन दंगों में नजर आता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की भी रही है। दरअसल जो तमाम खुलासे हुए हैं उसमें पुलिस का जो अंदेशा था उसमें एक तरह से कहा जाए मुहर लगी है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से रांची में हिंसा भड़की उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सामने आया। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वासेपुर गैंग और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बाकायदा लोगों को इकट्ठा किया गया और भड़काया गया। 10 जून के पीछे की घटना में इस गैंग का और इस वासेपुर ग्रुप का कितना हाथ था, इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिरों पर हमला, खुलेआम धमकी, वासेपुर गैंग कनेक्शन। सवाल यही है, क्या रांची में तनाव कम हो गया या फिर नफरत की आग अंदर ही अंदर सुलग रही है? आगे क्या होगा नहीं होगा ये हम लोग नहीं कह सकते। आप लोगों का विरोध ऐसे ही रहेगा। ये हमारे हम अपने मोहल्लक से बता सकते हैं। के बारे में कुछ बोला जाएगा, अभी भी बोला जाएगा तो अभी भी कुछ हो जाएगा। जो औरत हम लोग नबी के बारे में बोली उसको फांसी दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा ही रहेगा मामला। यहाँ ना कोई माना है और ना मानेगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ भीड़ नहीं है तो कोई अथी नहीं है, सब घर में अपना सब विरोध हो रहा है, सब अपना सोच के रखा है कि अब क्या करना है, क्या कि ये बार बार हो रहा है ना। अब ये आक्रोश है या फिर आक्रोश के पीछे कोई साजिश, लेकिन इतना तय है कि पुलिस कोई जोखिम नहीं उठा सकती, लिहाजा रांची हाई अलर्ट पर है। रांची के करबला इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस भी गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त नजर रखे हुए है। 10 जून का वो दिन था जिस दिन रांची में हिंसा हुई थी और जमकर उपद्रव हुआ था। कई जगह से पथराव हुआ, कई जगह से गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आरएएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया, अतिरिक्त बल को यहाँ पर तैनात किया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो इकरा मस्जिद के सामने वाली गली है, ये उससे जब आगे आते हैं तो ये कहा जाता है ये करबला चौक है, आज़ाद बस्ती है। और यहाँ पर इस वक्त आप देखेंगे कि आरएएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ अभी हाई सेंसिटिव एरिया जिसे कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी अफवाह उड़ती है तो फिर यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। 3 दिन के बाद अब यहाँ पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है और ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को चिन्हित किया गया है। जो सीसीटीवी रूम, मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था, वहाँ पर बहुत से लोगों को चिन्हित करके उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। कई लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उसके साथ ही अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और यहाँ की अभी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लोगों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए फोर्स यहाँ पर तैनात। रांची में पुलिस अब हर कड़ी को जोड़ रही है। एफएसएल की टीम ने बिजली के खंभे में धंसे एक गोली को बाहर निकाला। पुलिस जांच कर रही है कि गोली किसकी है, पुलिस की या फिर पुलिस को निशाना बनाने वालों की। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला है जिसके जरिए शुक्रवार को यानी जुम्मे को साजिशकर्ताओं ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। पता चला है कि हिंसा से पहले वासेपुर गैंग नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। इस ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाने की साजिश रची गई। ग्रुप में शनिवार के दिन क्या करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी साझा की गई। अब पुलिस इस ग्रुप के एडमिन का पता लगाने में जुट गई है। ग्रुप में शामिल लोगों की भी तलाश की जाएगी। 10 जून को हुई रांची हिंसा में अब गैंग्स ऑफ वासेपुर का कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हाँ, वासेपुर मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें 100 से 200 लोग शामिल थे और यहाँ पर आपत्तिजनक कंटेंट को शेयर किया जा रहा, फॉरवर्ड किया जा रहा था और इसके साथ ही लोगों को उकसाया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था ताकि वो 10 तारीख को जोरदार तरीके से हिंसा कर सके और हंगामा भी कर सके। 50 घंटे के अंदर मंदिरों पर हमले की तीसरी घटना, खुलेआम कैमरे पर धमकी, व्हाट्सएप ग्रुप वाली साजिश, ये तमाम वो सबूत हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि रांची में साजिश बहुत गहरी है और इसकी परतों पर से सारे पर्दे उठना अभी बाकी है। रांची से हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए, तो रांची से इतनी सारी आपको जानकारी देने के बाद एक छोटा सा ब्रेक आपको भी दे देते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी है धाकड़ एक्सक्लूसिव पर, क्योंकि अभी भड़काने वाले लोगों की हमारे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं, उनकी क्लास लगानी भी बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और इस समय की बड़ी खबर, रांची हिंसा का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट से रांची हिंसा की एनआईए जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले में पंकज यादव नाम के एक शख्स ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है और पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। अब बात करते हैं कि पुलिस किस तरीके से, चाहे रांची हो या प्रयागराज, वहां पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार एक्शन में है। जिन लोगों ने हिंसा को भड़काया, साजिश की, उनको ढूंढने की कवायद में है। बिल्कुल। और अंकित, हमने देखा पिछले कुछ शुक्रवारों से लगातार हर शुक्रवार को इसी तरह के हालात नजर आते हैं। पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुलेआम साजिश रच रहे हैं, खुले मंच से लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। सवाल यही है कि अभी तक जो पिछले जुमे की नमाज के बाद में हालात नजर आए, क्या आगे भी ऐसी स्थिति बनी नजर आएगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या फिर अगले शुक्रवार को सुलगाने की साजिश रची जा रही है? क्या फिर ब्लैक फ्राइडे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या नफरती गैंग फिर शुक्रवार की शांति भंग करने की कोशिश में है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके लिए आपको पहले एक बयान सुनना चाहिए। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। नफरती ज्ञान देने वाले इस मौलाना को आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान। वक्त वक्त पर इनके बोल बिगड़ जाते हैं और इनकी जुबान पर वही बातें आ जाती हैं जो इनके दिल में है। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान में रखकर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा आस्था से खेल रहे हैं। जब देश में दो समुदायों के बीच तनाव जैसे हालात हो तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मामले को शांत करने की बजाय लड़ाने की भाषा बोल रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? हनुमान चालीसा का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ने ऐलान किया कि अगले शुक्रवार यानी कि अगले जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन होगा। मौलाना ने कहा कि 17 जून के प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे। मुमकिन है कि पुलिस के एक्शन से बचने के लिए तौकीर बच्चों के साथ इस बार महिलाओं को भी आगे करेंगे। बीते जुमे की नमाज के बाद देश के 9 राज्यों में क्या हुआ सबने देखा। मौलाना तौकीर रजा ने भी देखा होगा। सहारनपुर, प्रयागराज से लेकर रांची तक प्रदर्शन और अराजकता का माहौल था, लेकिन इतने से भी मौलाना तौकीर को चैन नहीं है। शायद इसीलिए तौकीर रजा बार बार जुबान से जहर उगल रहे हैं। मौत से तो कोई बचा नहीं है, मौत तो बहरहाल आनी है। ये और बात है कि मौत कैसे आनी है, जान कैसे देनी है, खौफ के साथ देनी है, मजबूरियों के साथ देनी है, या मैदाने अमल में मर्दों की तरह जान देनी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर तौकीर रजा ने पिछले शुक्रवार को भी प्रोटेस्ट की प्लानिंग की थी, लेकिन गंगा दशहरे के कारण उसे कैंसिल कर दिया। अब एक बार फिर मौलाना ने प्रदर्शन का ऐलान कर माहौल को गर्मा दिया है। वैसे मौलाना तौकीर एक दफा नहीं
2 दफा नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम युवकों को बहकाने और भड़काने वाला बयान देते रहे हैं। पिछले महीने ही उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें 20,000 लोग चाहिए जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सके। मैंने फैसला लिया, तन्हा फैसला लिया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। कफन बांध के निकला और मैंने कहा मुझे सिर्फ 20,000 नौजवान चाहिए हैं जो कफन बांध कर आए। मुझसे लोगों ने कहा कि मियां ये मत करो, बीवियां अपने शौहरों को, माएं अपने बेटों को घर से नहीं निकलने देंगी। मैंने कहा जो भी हुआ मैं ऐलान कर लिया। मैंने 20,000 बुलाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख आए और इससे यह साबित होता है कि लोगों में कितनी बेचैनी है और कितनी हिम्मत और जज्बा है। लोग तैयार बैठे हैं। मुश्किल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मौलाना तौकीर रजा बार बार मुस्लिम युवकों से सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं। सवाल है कि क्या मौलाना का मकसद युवाओं के जरिए हिंसा भड़काना है और फिर 10 जून जैसी साजिश करना है। जयपुर से टाइम्स ऑन भारत के लिए भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। जस्टिस बिकम्स लॉ, मतलब नाइंसाफी जब कानून बन जाए, रेवोल्यूशन बिकम्स ड्यूटी। उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रयागराज की हिंसा में जो कथित मास्टरमाइंड है उसकी बेटी भी अब खुराफाती दिखती है, उसमें भी अपना दुश्मन दिखाई पड़ता है। क्योंकि वो देश के 2 ऐसे सबसे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में पड़ी है जो आजकल सरकार को फूटी आंख बहाते नहीं। एएमयू और जेएनयू की बात कर रहा हूं। एएमयू से पढ़ के जो जावेद हैं, जो मास्टरमाइंड कथित तौर पे बताए जा रहे हैं प्रयागराज के, उनकी बेटी आफरीन, और उसी के समर्थन में जेएनयू और एएमयू में प्रदर्शन हुआ, वो शायद कई लोगों को नागवार गुजरा है। जी हां, कल जिस तरह से जब बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, जब जावेद पम्प के घर पर बुलडोजर चला, दीवारें तोड़ी गई, दरवाजा तोड़ा गया, उसके बाद भी कुछ दस्तावेज भी ऐसे सामने आए जिसको आधार बनाते हुए इस पूरे मामले में पुलिस ने जावेद पम्प की बेटी आफरीन का भी नाम लिया था। और आफरीन का नाम सामने आने के बाद जेएनयू और एएमयू में भी उनके समर्थन में जमकर प्रदर्शन हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। जुमे के दिन प्रयागराज को हिंसा की आग में सुलगाने की साजिश जिस घर से रची गई थी, वो घर अब जमींदोज हो चुका है। हर ओर ईंट बिखरे पड़े हैं। यही वो जगह है जहां प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप का ठिकाना था। पुलिस को शक है कि इसी जगह से हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार हुई थी और यह स्क्रिप्ट लिखी थी जावेद पंप और उनकी बेटी ने, जिसे प्रयागराज पुलिस खुराफात गैंग का मेंबर बता रही है। हम आज आपको मास्टरमाइंड की इसी खुराफाती बेटी की पूरी कुंडली दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि जमींदोज हो चुके इस घर में कौन कौन रहता था। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद की पत्नी, जावेद अहमद की 3 बेटियां, जिनमें आफरीन फातिमा जो जेएनयू स्कॉलर है, सारा, 2 बेटे जिनमें एक बेटा बाहर रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है मास्टरमाइंड की खुराफाती बेटी आफरीन फातिमा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम बार बार खुराफात या खुराफाती शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। आफरीन फातिमा कौन है, पहले उसका बायोडेटा आपके सामने रखते हैं, फिर ये बताएंगे कि आफरीन का नाम इस हिंसा से क्यों जुड़ रहा है। आफरीन फातिमा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर, जेएनयू में लैंग्विस्टिक्स में एमए है। फातिमा इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एएमयू के वुमेन्स कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी रही हैं। आफरीन फातिमा की छोटी बहन सुमैया भी कहती हैं कि उनकी दीदी एक्टिविस्ट है, लेकिन उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं।
CNRC प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस दावा कर रही है ग्रुप बना था जिसमें पूरे परिवार के लोग शामिल? नहीं, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। हमारा पूरा परिवार CNRC के टाइम पे, मतलब हमारी एक बहन अलीगढ़ में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, बड़ी वाली, दूसरी बहन आफनेपी JNU में थी और हमारे दोनों भाई दिल्ली में थे। हम यहाँ पे आफरीन की बहुत सारे वीडियोस भी हैं कि प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। हाँ, तो वो एक्टिविस्ट थी, वो इलेक्टेड काउंसलर भी रह चुकी, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है। लेकिन वो बात अब क्यों उठ रही है, उनकी रिकॉर्डिंग्स अब क्यों आ रहे हैं? उस टाइम पे अगर उनको कुछ आपत्तिजनक लग रहा था, उन्होंने अगर अपनी आइडियोलॉजी को कुछ पेश करा है, तो उस टाइम पे उन सब चीजों को लाना। सुमैया की बातों पर भरोसा करें या फिर आफरीन फातिमा के फेसबुक अकाउंट पर साझा तस्वीरों को सच माने, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आफरीन फातिमा पर शक की सुई क्यों है। आफरीन फातिमा भड़काऊ बयान देने और देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम की राही का समर्थन करती हैं। CANRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भी फातिमा काफी एक्टिव रही। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली से प्रयागराज तक सड़कों पर आंदोलन को हवा देने में शामिल रही। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ फातिमा विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। रिमेम्बरिंग बाबरी मस्जिद नाम के पोस्टर उसकी फेसबुक टाइमलाइन पर है। यही वजह है कि यूपी पुलिस को फातिमा की गतिविधियां खुराफाती लग रही हैं। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि JNU में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करते हैं और अपने बचाव में तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं, लेकिन सारे सबूत पुलिस के पास हैं और मुकदमा दर्ज है। 29 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उसके तहत अभी इनको हिरासत में लिया गया है। बहुत जल्दी आगे की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इसकी बेटी का भी कोई रोल है क्या प्रोवोक करने में? मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें अभी जानकारी में आई हैं, सबूत तलाशा जा रहा है। बिना सबूत के हम किसी पे कार्रवाई नहीं करते और सबूत मिलने पर कार्रवाई में कोई कमी भी नहीं रखी जाएगी। यूपी पुलिस का साफ साफ कहना है कि पिता बेटी की ये जोड़ी प्रोपेगेंडा फैलाती है। पिता की तरह बेटी भी खुराफात गतिविधियों में लिप्त है। यूपी पुलिस जावेद अहमद और उसकी बेटी के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है और पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। जावेद अहमद के घर से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए। जावेद अहमद से जुड़े ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें उसने कोर्ट पर आपत्तिजनक कमेंट किए हैं। भड़काऊ साहित्य मिला है, विवादित और भड़काऊ पोस्टर मिले हैं, सेक्युलरिज्म पर विवादित लेख मिले हैं। आफरीन के कैमरे से पाकिस्तान की एक रिसर्च रिपोर्ट बरामद हुई है। असलहे मिले हैं, उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। आफरीन के कमरे से पाकिस्तान की यही रिसर्च रिपोर्ट बरामद हुई है जिसे वो इन दिनों पढ़ रही थी। ये मौलाना इसरार अहमद मरकजी अंजुमन से जुड़ा है। दावा है कि ये गज़वाए हिंद लागू करने को लेकर अपनी राय रखता है। लिटरेचर मिला है, उसमें एक लाहौर से जुड़े एक प्रोफेसर हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट वहाँ पे मिली है जो इस्लाम से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है, पैटर्न मुस्लिम लाइव मैटर, इस तरह के पोस्टर मिले हैं। उसे किस तरीके से देखते हैं, मतलब वो क्या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या उसे कैसे उसका इस्तेमाल होता है? देखिए, क्योंकि हम लोग एक धर्म से हैं तो हम लोग अपने धर्म की किताबें तो रखेंगे ही जानने के लिए कि हमारा रिलीजन क्या कह रहा है। तो जो लाहौर से एक पर्चा था वो उसी का था, डॉक्टर इसरार अहमद का था। वो उनका किसी कमेटी, अंजुमन कमेटी से भी किसी से? अब ये हमने खुद उसको पढ़ा नहीं था तो हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा था। लेकिन मौलाना वो जो प्रोफेसर है वो गजवाए हिंद की भी बात करते रहे। हाँ, तो जो इस्लाम में जो रहा है, जो पास्ट कुरान की आयतें रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो
प्रोफेसीज रही हैं, जो प्रॉफिट की प्रोफेसीज रही हैं, यही सब था उसमें। और हम लोग ऐसा, कौन कौन पढ़ता था ये इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट? ये रिसर्च रिपोर्ट घर में, क्योंकि अब्बू एक तंजीम से जुड़े हुए थे, जमात इस्लामी हिंद से भी, तो मतलब घर में एक मुसलमान घर में ये सब रहता ही है। सारे लोग मतलब पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। आफरीन के कमरे से मिले रिसर्च पेपर पर बहन सुबैया की दलील तो आपने सुनी, लेकिन दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक खुराफाती गैंग के मेंबर्स किस तरह आफरीन की मदद के लिए सड़कों पर आ गए हैं, आपको दिखाएंगे आगे। बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अब हिंसा के मामलों की जांच की जा रही है। अब आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जो रामपुर में होने वाला है। और उपचुनाव के लिए प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। आजम खान के इस्तीफे के बाद में यहां पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अब आजम खान इस प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। सवाल यह है कि रामपुर में जो सियासी रसूख आजम खान और उनके परिवार की है, वो क्या बरकरार रहेगी या फिर वहां पर एक बड़ा उलटफेर होगा। मंच पर जब आजम खान पहुंचते हैं तो अब वोटों के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए जेल में बिताए गए दिनों को याद करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि उनको वोट दिया जाए। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। 27 महीनों के बाद जमानत पर छूटे आजम खान इन दिनों रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता ने विधायक बनने के बाद खुद ही ये लोकसभा सीट छोड़ दी। ऐसे में ये उपचुनाव इनके लिए मूंछ की लड़ाई बन चुकी है। जाहिर है जनता सामने थी तो अपने जेल के अनुभव को भी बताना जरूरी था। तो लगे हाथों आजम खान ने विक्टिम कार्ड भी खेल दिया। सीतापुर जेल, जहां उन्हें कैद कर रखा गया था, उसे सुसाइडल जेल कह दिया। पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। हाँ, मुझे कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कोई कसम नहीं रही थी मुझे मारने में। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को। समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता का आरोप बहुत बड़ा था। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर सीतापुर जेल में उन्हें कहां रखा गया था। हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम एक कमरे में रहते थे, जबकि पत्नी तंजीम अलग बैरक में थी। कोविड के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार हुआ। जाहिर सी बात है, जेल में कोरोना के वक्त में उन्हें नंबर 1 ट्रीटमेंट मिला। उन्हें हैसियत के मुताबिक सारी सरकारी सुविधाएं मिली। लेकिन जब उपचुनाव के प्रचार में उन्होंने जो मरने मारने वाली बात कही, तो इस पर हमने सीधे मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा। ये जानने की कोशिश की कि आजम खान के दावे पर मुस्लिम समाज कितना एतबार करता है। देखिए, किसी को मारने का मंसूबा कोई सरकार बनाती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आदमी को एक ऐश आराम करने की आदत हो जाती है तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि उनको मारने की कोशिश की गई हो। लेकिन अगर एक दौर में देखा जाए जब उनकी सत्ता थी, उनका एक दबदबा था, तो उन्होंने क्या किया? आम जनता के लिए कुछ किया नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। आजम खान साहब का कहना ये बिल्कुल गलत है। ये न्याय प्रक्रिया के थ्रू वो जेल गए थे और इसी सरकार में वो उनकी पूरी फैमिली को जमानत मिला और इसी सरकार में वो जेल से बाहर भी आए। तो मेरा जहां तक मानना है कि आजम खान साहब का कहना बिल्कुल गलत है। एक कदावर नेता है वो। आजम खान कोई मामूली हस्ती नहीं है। उनके साथ ऐसा